हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम 12 जुलाई को पेपर है और पेपर को देखते हुए फिर से नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं। कल आप लोग का पैरामेडिकल फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसके लिए भी आप लोग का प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। हो सकता है डेमो आपका सैटरडे संडे को आ जाए और उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद रेगुलर उसका प्रैक्टिस सेट चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 12 जुलाई के बाद हो सकता है, अभी पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया गया है, तो आप लोग का प्रैक्टिस सेट चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आप लोग का बायो भी आता है, तो आप लोग को नहीं देखना है, केवल जो कैंडिडेट पैरामेडिकल फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए। तो आज का प्रैक्टिस सेट आप लोग का जो है शुरू करेंगे, जिसमें कि आप लोग का साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार से हम लोग डेली लगाते हैं उसी प्रकार से आपको लगाते चलना है और लास्ट में आपको बताना है कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। फॉर्मूला आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई या फिर वी स्क्वायर बटा में आर। तो आपको P इक्वल टू आई भी होता है, वी स्क्वायर बटा में आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है। कौन नहीं होता है? तो आई आर स्क्वायर नहीं होता है या फिर आर स्क्वायर आई आ जाएगा, दोनों बात बराबर है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके किस गुण के आवर्ती फलन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोस्टली का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और कराया भी हूँ। तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि किसी लेंस को उसके पदार्थ की अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर वाले द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी, अनंत हो जाएगा या फिर दो गुनी हो जाएगी। तो जब पदार्थ को अपवर्तनांक के बराबर वाले द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की परिघटना केवल तभी संभव होता है। कब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब प्रकाश की किरण गमन करती है, जब रियर मीडियम से डेंस मीडियम या फिर डेंस टू रियर मीडियम, विरल माध्यम से सघन माध्यम या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। बताइए। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और कई बार आपको बताया हूँ कि कांच से, जल में, ये सब मतलब कई बार ऑप्शन के दे देकर आपको कई बार क्वेश्चन कराया हूँ कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी अर्धचालक सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक मोटे तार और एक पतले तार में से जो समान पदार्थ और समान लंबाई के हैं, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध रेजिस्टिविटी आपने 12th में अच्छे से पढ़ा है, अधिक होगा। बताइए किसका अधिक होगा, पतले तार का, मोटे तार का, या दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा? तो रेजिस्टिविटी दोनों का समान होता है, पतला हो तार या फिर मोटा तार हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। रेजिस्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी, और रेजिस्टेंस के बारे में बताए हैं पहले कि किसका मतलब मोटा तार का ज़्यादा होगा या फिर पतले तार का। यदि किसी विद्युत बल के तंतु का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो विभवांतर स्थिर है तो उत्पन्न ऊष्मा आपको बताना है, क्या प्रभाव पड़ता है? आधा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 4 गुना, या फिर अपरिवर्तित। तो जब प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो कई बार बता चुके हैं और बोला है कि विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस या तो स्थिर रहे या फिर नहीं रहे, इससे कोई मतलब है नहीं। ये आपको डायरेक्ट देता है कि अगर आपका जो प्रतिरोध है आधा है तो उसका हीट पर क्या प्रभाव पड़ता है, हीट क्या होता है, तो 2 गुना हो जाता है। राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति की आंख में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये रेटिना पर ही बनता है, रेटिना के सामने, रेटिना के पीछे। तो जस्ट रेटिना के सामने बनता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, दृष्टिपटल के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी आवर्त पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर, ध्यान दीजिए, बाएं से दाएं जब जाते हैं, राइट लेफ्ट टू राइट, तो धात्विक प्रकृति मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है उस पर, बढ़ता है या फिर घटता है? तो जब बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक प्रकृति घटती जाती है, डिक्रीज होती है। दाएं से बाएं पूछेगा तो बढ़ते जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी
सीरीज के मध्य में स्थित धातुएं जैसे जिंक, आयरन प्रकृति में मुख्य रूप से किस रूप में पाई जाती है और उनका निष्कर्षण आसान बनाने के लिए उन्हें किस रूप में बदला जाता है? तो इसका निष्कर्षण जब किया जाता है तो इसे सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में निष्कर्षित मतलब निकाला जाता है और उसके बाद इसे आसान बनाने के लिए इसे ऑक्साइड के रूप में बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक गतिमान कण का विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, समय अक्ष टाइम एक्सिस के समानांतर एक सीधी रेखा है। कण का वेग वेलोसिटी क्या होगा? अच्छा, मैंने आपको पहले बताया है कि जब एक सीधी रेखा होता है समानांतर में तो किसी भी कण का जो वेग हो या फिर किसी भी चीज़ का वेग क्या होता है, वेलोसिटी, ये 0 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। एक जेट हवाई जहाज जो जेट एरोप्लेन होता है न्यूटन की गति के किस नियम पर, सिद्धांत पर काम करता है? और न्यूटन के बहुत सारे आपको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ से बहुत सारे ऑप्शन दे देकर कराया हूँ। तो गति का तीसरा नियम पर काम करता है और थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 13। एक कार आराम की स्थिति से शुरू होकर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण के साथ एक्सीलरेशन के साथ 10 सेकेंड तक चलती है। अब बताइए कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। 9th में आपने दूरी का फॉर्मूला पढ़ा ही है। क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। निकाल देंगे। अब यहाँ पर यू जो है, यू तो दिया है कार आराम की स्थिति से शुरू होकर, तो शुरू आपको यू 0 दिया है, यू नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम दिया है 10 सेकेंड और ए दिया है यानी कि एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकाल लेंगे आराम से। तो यू 0, टी हो जाएगा 10 प्लस 1/2, ए की जगह पर 2 और गुना 10 का स्क्वायर कर देंगे। मतलब कि 0 गुना 10 प्लस 1/2 गुना 2 गुना 10 का स्क्वायर। निकालेंगे। 0 गुना 10 करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 1/2, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर में यानी कि 10 में 100 और 100 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा। और दूरी का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर ही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन 100 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु नॉन मेटल्स को मुख्य रूप से किस ब्लॉक के स्थान दिया गया है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो पी ब्लॉक में होता है जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं और मॉडर्न पीरियड टेबल में तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। आकाश में बादलों का तैरना भौतिक के किस गुण या परिघटना के कारण होता है? कम दाब के कारण होता है, कम घनत्व या फिर श्यानता के कारण, उच्च तापमान के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण। तो विस्कोसिटी आपने अच्छे से पढ़ा है और ये कम घनत्व लो डेंसिटी के कारण बनता है। तो लो डेंसिटी और विस्कोसिटी, कम घनत्व और श्यानता, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा टोटल मैकेनिकल एनर्जी गति के दौरान किस प्रकार बदलती है? लगातार बढ़ती रहती है, लगातार घटती रहती है, पहले बढ़ती फिर घटती है, या नियत स्थिर रहती है? तो आपको लिफ्ट से भी कई सारे क्वेश्चन कराए हैं और आपको याद होगा कि नियत स्थिर रहती है, रिमेन कांस्टेंट। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कई बार पूछा गया है। और इसे गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है जो केक या ब्रेड को स्पंजी बनाता है? अभी ही लेटर एंट्री के पेपर में पूछा गया था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन कराने की प्रयास कर रहा हूँ। सिरका, नींबू का रस और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक भी पूछा जा सकता है कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू के रस में या फिर इमली में। तो तीनों का पता होना चाहिए। तो सिरका में होता है, कई बार कराया है, एसिटिक एसिड होता है, या तो आपको दे देगा, सिंबल में दे सकता है। साइट्रिक एसिड या तो फॉर्मूला में इस प्रकार से दे सकता है, और टार्ट्रिक एसिड जो इमली में पाया जाता है। ठीक है, तो तीनों का होता है एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। कौन से ऑप्शन में है? तो सेकेंड ऑप्शन में है, तो राइट आंसर टिक लगा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी किस में कौन सा एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण कनकेव मिरर के फोकस ए पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति क्या होगी? एक क्वेश्चन में बहुत सारा देखो, या तो आपको सिंगल क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, या तो आपको पूछा कि प्रकृति क्या होगी, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, या फिर कहाँ पर बनेगा।
तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अवतल दर्पण के फोकस ए पर रखा जाता है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा ये अनंत पर बनता है, ठीक है। वास्तविक होगा और वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, अब इतना तो पता है। तो और अत्यधिक आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिक्स से एक न क्वेश्चन आपको कन्फर्म है, इस प्रकार से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको 12th में भी पढ़ना था। जैसे प्रकाश तरंगे और एक्सरे की प्रकृति क्या होती है और वे किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है, बताइए किसमें सबसे तेज गति करती है। तो ये तो आपको पता है, निर्वात में सबसे तेज गति करती है, कई बार बता चुके हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इस तरंग को क्या कहा जाता है, तो अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कौन से कण का, कौन से वेव का ज़्यादा आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है गामा रेज का और सबसे कम होता है रेडियो तरंग का। और अगर वेवलेंथ पूछा जाए तो सबसे हो जाएगा रेडियो का और सबसे कम हो जाएगा गामा रेज का, याद रखना है। इसका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला भार वेट उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक हो जाए तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, बताइए। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने अच्छे से पढ़ा है और बताया भी हूँ। जब कोई वस्तु लगने वाले भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक हो जाता है, अच्छा अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, द्रव मतलब कोई भी वस्तु आसानी से डूब जाएगी जब अधिक हो जाता है, कम होगा तो तैरने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वस्तु द्रव में पूरी तरह से डूब जाएगी। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा ऐसी करंट की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भारत में कितनी होती है, इसका क्या अर्थ है। तो सब क्वेश्चन को देखो, अच्छे से देखना। अभी जो देखो पिछला क्वेश्चन कराया हूँ उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि घुमा फिरा कर यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा। कंसेप्ट देखना चाहता है एग्जामिनर कि आप कितना अच्छे से पढ़े हो। या तो देखो यहाँ पर दिया था कि तैराकी वस्तु का भार कितना होगा, या फिर किसी भी वस्तु का दे देता है तो राइट आंसर वही लगाना है, ठीक है, ये नहीं कि दूसरा हो जाएगा। अब ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता है, तो 50 हर्ट्ज ही होता है हर घर में इंडिया में, तो 50 हर्ट्ज और धारा प्रति सेकंड 100 बार दिशा बदलती है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 50 जूल है, इस वस्तु का संवेग बताना है। संवेग कैसे निकालते हैं, P = √2m, तो यहाँ पर रख देंगे √2 × 1 × 50, 1 और 50 दिया हुआ है, ठीक है। अब 2 × 50 यानी कि रूट का 100, रूट 100 यानी कि 10 kg फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा। संवेग का ऐसा यूनिट आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कार्बन के किस अपरूप एलेट्रोप की संरचना त्रिविमीय 3D स्ट्रक्चर होती है और वह विद्युत का कुचालक होता है। अब ग्रेफाइट तो विद्युत का सुचालक होता है और 3D इसमें स्ट्रक्चर होता नहीं है। हीरा यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। हीरा क्या क्या होता है, ये एक विद्युत का कुचालक है, बैड कंडक्टर है और 3D स्ट्रक्चर होता है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आसानी क्वेश्चन है। एक छात्र के पास 4 विलियन दिया हुआ है, विलियन मतलब सॉल्यूशन, ठीक है, A, B, C और D, जिसका pH दिया है 2, 4, 7 और 11। इसमें से किस विलियन में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता सबसे अधिक होगी। और एसिड बेस सॉल्ट में आपने अच्छे से pH स्केल के बारे में अच्छे से पढ़ा है। सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, जितना ज़्यादा होगा 7 आपका न्यूट्रल हो जाता है, उसके बाद फिर बेस आता है। तो सबसे कम पूछा है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होगी, तो जो सबसे कम होगा उसी में ज़्यादा होगा, तो इसमें 2 यानी कि विलियन जो A है उसी में सबसे ज़्यादा होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन विलियन A इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। तो आप सभी के एग्जाम के लिए आज हमने इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाया और बाकी के क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको अगले प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से देखा होगा और उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आपने सही से जवाब भी दिया होगा। बाकी बताइए कमेंट में कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं अभी तक, और इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन देख लीजिएगा जितने प्लेलिस्ट में ऐड हैं। बाकी PDF लेना होगा तो लास्ट अब समय चल रहा है, उसके बाद अब नहीं मिलेगा, जिसको लेना होगा ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी और कोई अगर मन में डाउट है तो पूछिएगा। और बाकी पैरामेडिकल के लिए आपका फिर से बता देता हूँ कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपके एग्ज़ाम के बाद जो कैंडिडेट इसका तैयारी करना चाहते हैं देखूंगा कि किस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, उसके बाद आपका
जैसे हर साल कराता हूँ उसी टाइप से आपका नया प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।